हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं जनक कुमार। तो इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं भिलाई स्टील प्लांट का जो एग्ज़ाम हुआ है ओसीटी का 23 अप्रैल 2023 को। इसमें मेटलर्जी से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसका क्या आंसर है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी को जिन्होंने मुझे क्वेश्चंस भेजे हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस भेजे हैं बहुत लोगों ने। लगभग 60 क्वेश्चंस पूछे गए थे और लगभग 60 पूरे क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सीमेंटाइट। तो सीमेंटाइट का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है? एफसीसी है, एचसीपी है, बीसीटी है या ऑर्थोरहम्बिक है? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑर्थोरहम्बिक। ठीक है, अब देखिए जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए ना, 60 क्वेश्चन अभी भिलाई स्टील प्लांट में, ये लगभग 90% क्वेश्चन प्रीवियस अभी अभी बर्नपुर के एग्ज़ाम में और दुर्गापुर स्टील प्लांट के एग्ज़ाम में लगभग पूछे जा चुके हैं। मतलब 90% क्वेश्चन पूरा रिपीटेड है। ठीक है, केवल मुझे लगता है 10% क्वेश्चन ही थोड़ा सा अलग होगा। बाकी बर्नपुर का जो एग्ज़ाम हुआ था उससे तो 100% पूरा क्वेश्चन डाल दिए हैं, और कुछ क्वेश्चन आपका राउरकेला स्टील प्लांट का जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ से डाला है। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, स्पेशली सेल के एग्ज़ाम के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉमनी एंड कॉन्स टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन। तो जॉमनी एंड कॉन्स टेस्ट हम क्या पता लगाने के लिए करते हैं? हार्डनेस, हार्डनेबिलिटी, टफनेस या ब्रिटलनेस? तो राइट आंसर यहाँ पे हार्डनेबिलिटी पता लगाने के लिए हम जॉमनी एंड कॉन्स टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चारपी टेस्ट इज डन टू डिटरमाइन। तो चारपी टेस्ट हम क्या डिटरमाइन करने के लिए करते हैं? डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, टफनेस या हार्डनेबिलिटी? तो राइट आंसर यहाँ पे टफनेस। ठीक है, तो चारपी टेस्ट एक तरह से इम्पैक्ट टेस्ट है। तो हम लोग यहाँ पे इम्पैक्ट स्ट्रेंथ निकालते हैं। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ मतलब एक तरह से टफनेस ही हुआ। ठीक है, टफनेस मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब अप टू फ्रैक्चर, यही एक तरह से इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है, टफनेस ही। तो इसका हम पता लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉगिंग प्रोसेस यूज्ड इन। तो कॉगिंग प्रोसेस किस में होता है? रोलिंग में, फोर्जिंग में, हॉट एक्सट्रूजन में, कोल्ड एक्सट्रूजन में? तो राइट आंसर यहाँ पे फोर्जिंग। ठीक है, फोर्जिंग में, फोर्जिंग के अंतर्गत एक प्रोसेस होता है कॉगिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टूल इज़ यूज्ड फॉर क्लीनिंग मोल्ड। तो कौन सा टूल यूज़ करते हैं मोल्ड को, जो सैंड मोल्ड है उसको क्लीन करने के लिए? ठीक है, ऑप्शन है रिडल, स्वैब, सॉवेल या लिफ्टर? तो राइट आंसर है स्वैब। ठीक है, स्वैब से हम मोल्ड को साफ़ करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा अगर रेत वगैरह रह गया सैंड पार्टिकल तो उसको साफ़ करने के लिए। नेक्स्ट है कार्बोनेट ओर ऑफ आयरन इज। तो कार्बोनेट और आयरन का कौन कौन सा है? मैग्नेटाइट, पैराइट, लिमोनाइट या सीडेराइट? तो राइट आंसर यहाँ पे सीडेराइट। सीडेराइट इज द कार्बोनेट और ऑफ आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ब्लास्ट फर्नेस। तो ब्लास्ट फर्नेस का प्रोडक्ट क्या है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हर किसी को पता है। ऑप्शंस क्या? रॉट आयरन, पिग आयरन, स्टील या कास्ट आयरन? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑब्वियसली पिग आयरन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट टू बी मशीन्ड फॉर वुडन पैटर्न इज कलर्ड बाई। ठीक है, तो मतलब जिस पार्ट को, है ना, जिस पार्ट को आपको मशीनिंग करना है, ठीक है, उस पार्ट मतलब उसका जो पैटर्न आप बनाओगे, मान लीजिए आप कोई मतलब प्रोडक्ट बना रहे हो, है ना, तो कास्टिंग करने से पहले आपको पैटर्न बनाना होता है। तो जिस पार्ट को मशीनिंग करना है ना, उस पार्ट को आप कौन से कलर से कलर करते हो? ठीक है, वुडन पैटर्न में कौन सा कलर होता है उसका? ठीक है, ऑप्शन है रेड, येलो, ब्लैक या ग्रीन? तो राइट आंसर यहाँ पे रेड है। ठीक है, पार्ट टू बी मशीन को हम रेड से कलर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच माइक्रो स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन्ड आफ्टर पैटेंटिंग हीट ट्रीटमेंट? ऑप्शन है फाइन पारलाइट, कोर्स पारलाइट, फाइन बैनाइट या कोर्स बैनाइट? तो राइट आंसर है फाइन पारलाइट। ठीक है, पैटेंटिंग हीट ट्रीटमेंट हम जनरली वायर के लिए करते हैं। ठीक है, वायर के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का मेन ओर क्या है? क्यूप्राइट, गैलेना, बॉक्साइट या लिमोनाइट? तो राइट आंसर है बॉक्साइट। ठीक है, इसी से ही एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन जनरली करते हैं। क्यूप्राइट एक कॉपर ओर है, गैलेना एक, गैलेना जो है आपका लीड का ओर है, पीबीएस, है ना, लिमोनाइट आपका आयरन ओर है। इसको लिमोनाइट को टाइटेनियम का ओर भी बोलते हैं क्योंकि ये आयरन और टाइटेनियम का एक कॉम्प्लेक्स ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल्स आर मेड बाय विच प्रोसेस? एक्सट्रूजन, रोलिंग, कास्टिंग या ड्राइंग? बहुत सिंपल है, रोलिंग से बनता है रेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पैक्ट टेस्ट इज डन फॉर। इम्पैक्ट टेस्ट में क्या पता लगाते हैं? टफनेस, स्टिफनेस, डक्टिलिटी या ब्रिटलनेस? तो राइट आंसर है टफनेस। ठीक है, इससे पहले भी मैंने अभी डिस्कस किया था। क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ स्प्रिंग टू बी मेजर्ड बाय विच प्रॉपर्टी। मतलब स्प्रिंग की जो क्वालिटी है, ठीक है,
वो हम किस प्रॉपर्टी से मेज़र करेंगे या कौन सी प्रॉपर्टी उसको डिफाइन करेगा? ऑप्शन है रेजिलेंस, ब्रिटलनेस, डक्टिलिटी या स्टिफनेस। तो राइट आंसर है रेजिलेंस। रेजिलेंस का मतलब होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब अप टू यील्ड पॉइंट। ठीक है, तो स्प्रिंग में देखिए, स्प्रिंग में तो डक्टिलिटी भी होनी चाहिए, है ना, एक्चुअली में स्टिफनेस भी होना चाहिए, लेकिन वो सेकेंडरी है। मेन आपको क्या होना चाहिए? रेजिलेंस होना चाहिए स्प्रिंग के अंदर। तो ये उसकी मेन प्रॉपर्टी होगी, रेजिलेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्पस ऑफ एनहेलिंग इज डन टू। तो एनहेलिंग करने का पर्पस क्या होता है? सॉफ्टन द स्टील, टफर, है ना, टफर द स्टील और हार्डन द स्टील। ठीक है, तो मेन इसका एनहेलिंग का मेन एक ही पर्पस होता है, वह सॉफ्टन द स्टील, मेटल को सॉफ्ट बनाना। ठीक है, और जो भी इंटरनल स्ट्रेसेस वगैरह हैं उसको दूर करना। ठीक है, जनरली क्या होता है जब हम कोल्ड वर्किंग करते हैं तो मेटल का स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाता है, डक्टिलिटी घट जाती है ना। तो आपको नेक्स्ट और कोल्ड रोलिंग करना है तो उस आपको बीच में एनहेलिंग करना पड़ेगा, फिर कोल्ड रोलिंग कर पाओगे आप, है ना। तो एनहेलिंग का यही मेन पर्पस होता है, मेटल को सॉफ्ट बनाना, क्रिस्टल को भी नए ग्रेन्स बनाना, इंटरनल स्ट्रेस को दूर करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एफसीसी। एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 10, 12, 8, 6। सिंपल है, 12 होता है एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। एचसीपी का भी 12 होता है, बीसीसी का आपका 8 होता है और सिंपल क्यूबिक का आपका 6 होता है। ठीक है, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में सब आपको पता ही होना चाहिए, मैं कई बार बता चुका हूँ आपको। कोऑर्डिनेशन नंबर, पैकिंग एफिशिएंसी, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, ठीक है, सबके एग्जांपल्स, ठीक है, सबका A/R रेशियो कितना होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन एचसीपी। एचसीपी में नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितना होता है? 4, 8, 6, 2। तो राइट आंसर यहाँ पे 6 होता है। नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम एचसीपी में 6 होता है, एफसीसी में आपका 4 होता है, बीसीसी में आपका 2 होता है। ठीक है, सिंपल क्यूबिक में 1 होता है। तो अगर आपको और डिटेल से पढ़ना है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे, आप वहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैकिंग फैक्टर ऑफ एफसीसी। एफसीसी का पैकिंग फैक्टर कितना होता है? 52%, 68%, 74 या 72%। तो होता है 74% होता है एफसीसी का पैकिंग फैक्टर, है ना। एचसीपी का भी होता है 74, बीसीसी का 68 होता है और सिंपल क्यूबिक का 52% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोड्यूस्ड बाय बेसिमर प्रोसेस। तो बेसिमर प्रोसेस से हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? कास्ट आयरन, पिग आयरन, स्टील या एसजी आयरन। सिंपल है, बेसिमर प्रोसेस से हम स्टील बनाते हैं। स्टील बनाने का सबसे पुराना मेथड है बेसिमर मेथड। ठीक है, इसमें हम ऑक्सीजन की जगह हवा भेजते थे, तो हवा में जो ऑक्सीजन होता था ना उसके कारण इम्प्योरिटी ऑक्सीडाइज होता था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता था, हवा के साथ नाइट्रोजन भी चला जाता था बहुत सारा, तो बाद में डिफेक्ट क्रिएट करता था, क्वालिटी को ख़राब करता था। इसलिए बाद में फिर एलडी कन्वर्टर आया जिसमें प्योर ऑक्सीजन देने लग गए, है ना, एयर की जगह प्योर ऑक्सीजन सप्लाई करने लग गए, वो एलडी कन्वर्टर में होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ स्टील प्रोडक्शन। तो अभी मैंने जैसे बताया, है ना, बेसिमर प्रोसेस सबसे ओल्डेस्ट है। ओके, और ये सब तो लेटेस्ट है। एलडी आपका इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस सबसे ज़्यादा चलता है। एलडी कन्वर्टर लगभग 60-70% तक, शायद 65% तक इंडिया में प्रोडक्शन एलडी से होता है, और बाकी जो है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से होता है, कुछ अमाउंट में इंडक्शन फर्नेस से होता है। ठीक है, स्टील मेकिंग का मैंने पूरा वीडियो सीरीज़ बना के रखा है ना, आप देख सकते हो पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ कार्बन इन हाइपोइलेक्ट्रोड स्टील। तो हाइपोइलेक्ट्रोड स्टील में कितना कार्बन होता है? मोर देन 0.77, लेस देन 0.77, इक्वल टू 0.77 या इक्वल टू 1.2। तो राइट आंसर है इक्वल टू 0.77। सॉरी हाइपोइलेक्ट्रोड में होगा लेस देन 0.77। ठीक है, हाइपो बोल रहा है, हाइपो मतलब कम, है ना, तो 0.77 से कम। अगर हाइपर बोलता तो 0.77 से ज़्यादा, और केवल यूटेक्टॉइड बोलता तो इक्वल टू 0.7 होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूटेक्टॉइड रिएक्शन टेक्स प्लेस एट। तो यूटेक्टॉइड रिएक्शन, है ना, कितने टेम्परेचर में होता है? डिग्री सेल्सियस के टर्म में बताना है आपको। 910 डिग्री में, 1147 डिग्री सेल्सियस में, 727 से 1394 डिग्री सेल्सियस में। तो यूटेक्टॉइड आपका होता है 727 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक है, यूटेक्टॉइड रिएक्शन आपका आयरन कार्बन डायग्राम में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये होता है यूटेक्टॉइड पॉइंट। यहाँ पे इधर आपका फेराइट होता है, इसको जब कूल करते हैं तो ये ऑस्टेनाइट से किस में बदल जाता है? फेराइट और ये परलाइट में बदल जाता है। ठीक है, या बोल सकते हैं फेराइट और सीमेंटाइट में आपका बदल जाता है। ठीक है, तो ये होता है यूटेक्टॉइड रिएक्शन 727 डिग्री सेल्सियस में और 0.77% कार्बन पे होता है। तीनों रिएक्शन आपको अच्छे से याद होना चाहिए, यूटेक्टिक, यूटेक्टॉइड और पेरिटेक्टिक। जनरली ऐसे क्वेश्चंस 1-2 आते ही हैं आयरन कार्बन डायग्राम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनुअल एरर डजंट अकर इन।
तो मैनुअल एरर कौन से टेस्ट में नहीं होता है? रॉकवेल में, विकर्स में, ब्रिनल में या नूप टेस्ट में? तो राइट आंसर यहाँ पे रॉकवेल। ठीक है, रॉकवेल में मैनुअल एरर का चांसेस बहुत कम होता है, क्योंकि ये एक्चुअली में तुरंत रिजल्ट देता है, किसी तरीके से हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, ये किस चीज़ पे बेस्ड है कि इंडेंटर कितने अंदर तक धंस रहा है। जब हम इंडेंटेशन करते हैं तो आपका इंडेंटर मेटल के अंदर कितने अंदर तक जा रहा है, उसके बेस में हमको ये रिजल्ट देता है। तो मैनुअल एरर के चांसेस कम है रॉकवेल में। ठीक है, और एक और क्वेश्चंस भी ऐसा था कि सबसे बेस्ट मेथड कौन है वीकर हार्डनेस टेस्ट में, हार्डनेस टेस्टिंग का सबसे बेस्ट या फिर सबसे एक्यूरेट मेथड, तो उस केस में ना वीकर्स होता है, बट मैनुअल एरर जिसमें ना हो उसके लिए तो रॉकवेल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इज डिटरमाइंड बाय विच लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इज डिटरमाइंड बाय विच लॉ। तो जो सॉलिड के अंदर जो डिफ्यूजन होता है उसको हम किस लॉ से जानते हैं, या कौन सा लॉ उसके बारे में बताता है? ऑप्शन है न्यूटन्स लॉ, चार्ल्स लॉ, पास्कल लॉ या फिक्स लॉ। तो राइट आंसर यहाँ पे फिक्स लॉ। ठीक है, फिक्स लॉ आपको बताता है कि डिफ्यूजन कितने रेट से होगा। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में, और ये दो लॉ है इसका, फिक्स्ड फर्स्ट लॉ है और फिक्स सेकेंड लॉ है। फर्स्ट लॉ आपको स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन बताता है, ठीक है, और सेकेंड लॉ आपका नॉन स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन बताता है। ठीक है, डिफ्यूजन एक्चुअली में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ एटम इनसाइड दिस सॉलिड, मतलब सॉलिड के अंदर जो एटम्स का मूवमेंट होता है ना, उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है फेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, कोई फेज ट्रांसफॉर्मेशन करना है या फिर कोई ग्रेन ग्रोथ है, रिक्रिस्टलाइजेशन है, सारी चीज़ों में आपका डिफ्यूजन कॉन्सेप्ट काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रायो फार्मिंग मीन्स। क्रायो फार्मिंग का मतलब क्या है? हीटिंग एबो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर देन कूलिंग टू 250 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड है हीटिंग बिलो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर देन कूलिंग टू 250 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी है हीटिंग एबो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर देन कूलिंग टू सब जीरो। ऑप्शन डी है हीटिंग, सॉरी ये होगा एक्चुअली में एबो नहीं होगा, ये बिलो होगा, हीटिंग बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर देन कूलिंग टू सब जीरो। ठीक है, तो राइट आंसर एक्चुअली में यहाँ पे होगा सी, हीटिंग एबो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर देन कूलिंग टू सब जीरो। ठीक है, मतलब हम इसका मेन पर्पस क्या होता है? देखिए, मेन यहाँ पे क्रायो फार्मिंग का पर्पस ये होता है कि हम जो ऑस्टेनाइट है ना, ऑस्टेनाइट को कम्प्लीटली आपको कन्वर्ट करना है मार्टेनसाइट में। ठीक है, कम्प्लीटली मार्टेनसाइट में कन्वर्ट करना है। तो कई बार क्या होता है, जब हम कूलिंग कर रहे होते हैं फास्ट कूलिंग, तो कई बार ऐसा होता है कि पूरा का पूरा ऑस्टेनाइट जो है मार्टेनसाइट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। कुछ अमाउंट में ऐसा ऑस्टेनाइट बच जाता है जो कन्वर्ट नहीं हो पाता, उसको हम बोलते हैं रिटेन ऑस्टेनाइट। तो क्वालिटी को ख़राब करता है मेटल की। तो हमको क्या चाहिए? 100% मार्टेनसाइट चाहिए। ठीक है, पूरा ऑस्टेनाइट को हमको कन्वर्ट कराना है मार्टेनसाइट में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको कूल कर देते हैं अप टू सब जीरो टेम्परेचर, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस के और बहुत नीचे तक कूल कर देते हैं। इससे क्या होता है, थोड़ा बहुत अगर रिटेन ऑस्टेनाइट बचा है वो भी मार्टेनसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इससे मैकेनिकल प्रॉपर्टी इंप्रूव हो जाती है मेटल की। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, AA2024 इज एन अलॉय ऑफ। तो ये 2024 किसका अलॉय है? एल्युमिनियम निकिल, एल्युमिनियम कॉपर, एल्युमिनियम जिंक या एल्युमिनियम मैंगनीज। तो राइट आंसर है एल्युमिनियम कॉपर। ठीक है, तो इसका ये अलॉय होता है। ये पिछले एग्जाम में भी सेम पूछा गया था यही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। तो कॉपर को कौन से ओर से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं? कैलामाइन, हेमेटाइट, क्यूप्राइट या वुल्फ्रोमाइट। तो राइट आंसर है यहाँ पे क्यूप्राइट, ये कॉपर का ओर होता है। ठीक है, हेमेटाइट आपका आयरन का ओर है, वुल्फ्रोमाइट आई थिंक टंगस्टन का ओर है। ठीक है, कैलामाइन किसका ओर है आप लोग बताइएगा। ठीक है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है क्या है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई अलॉय इज़ कॉल्ड। तो वाई अलॉय किसका अलॉय है? एल्युमिनियम कॉपर का, कॉपर मैंगनीज का, एल्युमिनियम निकल का या कॉपर टीन का। तो राइट आंसर यहाँ पे एल्युमिनियम निकल। एल्युमिनियम का निकल अलॉय है, इसको हम वाई अलॉय बोलते हैं। ठीक है, ये इसका यूज़ जनरली हम करते हैं, जनरली एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है, इंजन वगैरह के पार्ट में कहीं पे यूज़ होता है। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी वही सेम डुरालुमिन जैसे ही प्रॉपर्टी है ना, हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, है ना। तो इसका मेन एक और प्रॉपर्टी क्या होता है, ये मतलब स्पेशल कैसे है डुरालुमिन से कि इसकी जो हाई टेम्परेचर पे जो स्टेबिलिटी है, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है उसका, वो उसको बनाए रखता है। जैसे स्ट्रेंथ है जो है ना, हाई टेम्परेचर में भी इसका स्ट्रेंथ उतना कम नहीं होता, डाउन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन डुरालुमिन का ऐसा हो जाता है कि उसका स्ट्रेंथ थोड़ा कम हो जाता है, तो ये उससे बेटर है हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन के लिए। एल्युमिनियम निकल ये वाई अलॉय है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ ट्रांसफ़र मैक्सिमम इन गैस वेल्डिंग प्रोसेस। तो गैस वेल्डिंग प्रोसेस में क्या सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है? हीट, मेटल, स्प्रे या स्पार्क। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा हीट। ठीक है, हीट जो है सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है गैस वेल्डिंग के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन इज़ बेस्ड ऑन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन किस पे बेस्ड है? सीवर्ट्स लॉ पे, न्यूटन्स लॉ पे, थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ या थर्मोडायनामिक्स सेकेंड लॉ। तो राइट आंसर है सी, एक मिनट, हाँ सी है थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ।
ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दोनों ही फर्स्ट लॉ पे ही बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूटेक्टिक टेम्परेचर इन आयरन कार्बन डायग्राम। तो आयरन कार्बन डायग्राम में यूटेक्टिक टेम्परेचर कौन सा है? 1440 ये डिग्री सेल्सियस में पूछा है आई थिंक, है ना। 910, 723 या 1147। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे होगा डी 1147। 1147 डिग्री सेल्सियस में आपको यूटेक्टिक रिएक्शन होता है। यूटेक्टिक रिएक्शन आपको क्या होता है, लिक्विड जो है डायरेक्टली कन्वर्ट होता है आपका ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट में। ठीक है, यूटेक्टिक रिएक्शन 1147 में होता है और 4.3% कार्बन पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मन सिल्वर कंटेंट। तो जर्मन सिल्वर में कितना % सिल्वर होता है? कई बार पूछा जा चुका है, तो आंसर यही है 0 है। ठीक है, जर्मन सिल्वर में कोई सिल्वर नहीं होता है, बस दिखने में सिल्वर जैसा रहता है। ठीक है, एक्चुअली में वो एक निकल का अलॉय होता है जर्मन सिल्वर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनल क्रैक डिटेक्टेड आफ्टर वेल्डिंग ऑपरेशन बाय विच टेस्ट। तो जब वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ से जो इंटरनल क्रैक आ जाता है उसको हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, कौन से टेस्ट से? रेडियोग्राफी से, अल्ट्रासोनिक से, मैग्नेटिक पार्टिकल से या डाई पेनिट्रेंट से? ये सब एनडीटी मेथड ही है। तो कौन से एनडीटी मेथड से करते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे अल्ट्रासोनिक होता है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक सबसे बेस्ट एनडीटी मेथड है। बहुत छोटा क्रैक है, हेयर लाइन क्रैक, उसको भी डिटेक्ट कर लेता है ये अल्ट्रासोनिक टेस्ट। ठीक है, और मैग्नेटिक पार्टिकल आपका जनरली सब सरफेस या सरफेस क्रैक को डिटेक्ट करता है। जो सरफेस में ओपन हुआ, सरफेस के जस्ट नीचे जो क्रैक हो उसको डिटेक्ट करता है। डाई पेनिट्रेंट तो केवल सरफेस क्रैक को डिटेक्ट करेगा। ठीक है, रेडियोग्राफी थोड़ा सा अंदर तक का करता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल क्रैक को डिटेक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, बट थोड़ा क्रैक बड़ा है और अंदर है तब भी डिटेक्ट कर लेता है आपका रेडियोग्राफी। ठीक है, मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ बना रखे हैं एनडीटी के, आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैलेबल कास्ट आयरन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। तो मैलेबल कास्ट आयरन हम कौन से कास्ट आयरन से बनाते हैं? ग्रे कास्ट आयरन से, वाइट कास्ट आयरन से, एसजी कास्ट आयरन से या फिर नॉडुलर कास्ट आयरन से? ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे वाइट कास्ट आयरन। ठीक है, वाइट कास्ट आयरन से बनाते हैं। एक्चुअली में मैलेबल कास्ट आयरन नहीं बना सकते आप कास्टिंग करके डायरेक्टली, क्योंकि जब हम कास्टिंग करते हैं ना तो देखिए मैलेबल कास्ट आयरन में क्या होता है, यहाँ पे ग्रेफाइट्स होते हैं स्फेरिकल फॉर्म में। इसमें ग्रेफाइट जैसे ये इसका माइक्रो स्ट्रक्चर देखो ना, तो आपको ऐसे स्फेरिकल टाइप के आपको क्या मिलेगा, ग्रेफाइट मिलेगा। तो ऐसा स्फेरिकल ग्रेफाइट आप कास्टिंग से डायरेक्टली नहीं बना सकते कभी भी। ठीक है, तो पहले इसे क्या बनाया जाता है, वाइट कास्ट आयरन बनाया जाता है। वाइट कास्ट आयरन में एक्चुअली में कार्बन सीमेंटाइट के फॉर्म में होता है Fe3 से। तो सीमेंटाइट काफ़ी हार्ड और ब्रिटल होता है, तो इसी वजह से ना वाइट कास्ट आयरन बहुत ब्रिटल होता है, उसका आप कहीं यूज़ नहीं कर सकते, है ना। इसलिए इसको यूज़फुल बनाने के लिए हम इसको मैलेबल कास्ट आयरन में कन्वर्ट करते हैं। और कैसे करते हैं? बाय हीट ट्रीटमेंट। तो वाइट कास्ट आयरन का हम मैलेबलाइजेशन करते हैं या मैलेबलाइजेशन हीट ट्रीटमेंट बोलते हैं। काफ़ी हाई टेम्परेचर में बहुत टाइम तक उसको हीट करते हैं ना, तब वो कन्वर्ट हो जाते हैं मैलेबल कास्ट आयरन में, है ना। एक्चुअली में होता क्या है, ये जो कार्बन कंबाइंड फॉर्म में है वो जाके ग्रेफाइट बना लेता है, ग्रेफाइट का स्फेरिकल फॉर्म बना लेता है। इससे इसकी डक्टिलिटी बढ़ जाती है, ब्रिटलनेस कम हो जाता है ना, मशीनेबिलिटी वगैरह बढ़ जाती है ना। तो इस तरह से मैलेबल कास्ट आयरन बनते हैं वाइट कास्ट आयरन से। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ईचिंग ऑफ ग्लास इज डन विद। तो ग्लास का ईचिंग किससे करते हैं हम लोग? H2SO4 से, HNO3 से, HF से या NaOH से? तो राइट आंसर यहाँ पे HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से हम ग्लास का ईचिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट फ्रॉम ऑस फॉर्मिंग। तो ऑस फॉर्मिंग का प्रोडक्ट क्या है? मार्टेनसाइट है, फेराइट है, परलाइट है या बेनाइट है? तो राइट आंसर है यहाँ पे मार्टेनसाइट। ठीक है, तो ऑस फॉर्मिंग से हमको मार्टेनसाइट मिलता है, इसको टेम्पर्ड मार्टेनसाइट बोलते हैं। एक्चुअली में ऑस फॉर्मिंग क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है हीटिंग, कूलिंग और मैकेनिकल वर्किंग का, या बोल सकते हो डिफॉर्मेशन का। एक्चुअली में इसमें क्या होता है ना, हम मेटल को पहले हीट करते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर में, उसके बाद जब उसको कूल कर रहे होते हैं ना, तो जब कूल कर रहे होते हैं तो पर्टिकुलर किसी टेम्परेचर में जब हम उसको कूल कर रहे हैं, जैसे मैंने इसको 900 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया, तो मैं इसको कूल कर रहा हूँ, मान लीजिए मैंने 500 तक कूल किया, तो मैं 500 डिग्री सेल्सियस में मैकेनिकल वर्किंग कर दूँगा, रोलिंग या फोर्जिंग, है। और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखूँगा, जब तक रोलिंग या फोर्जिंग हो रहा है तब तक टेम्परेचर को मैंने कांस्टेंट रखा 500 डिग्री सेल्सियस फॉर एग्जांपल के लिए। उसके बाद हम उसको क्या कर देंगे, डायरेक्टली कूल कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, एक कॉम्बिनेशन हो गया हीट ट्रीटमेंट का और आपका मैकेनिकल वर्किंग का, तो प्रॉपर्टी और ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। ठीक है, तो जनरली इससे जो फेज़ बनता है वो टेम्पर्ड मार्टेनसाइट होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म ऑफ कार्बन इज। तो मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म ऑफ कार्बन कौन सा है? कोक, चारकोल, एंथ्रासाइट या पीट? तो राइट आंसर यहाँ पे आप चारकोल जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फॉर्म होता है कार्बन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन एलिमेंट दैट मेक्स स्टील स्टेनलेस। तो स्टेनलेस स्टील में मेन अलॉइंग एलिमेंट कौन सा, ये पूछ रहा है ये। क्रोमियम, मैग्नीज, जिंक या निकल? तो राइट आंसर है आपका क्रोमियम ही मेन एलिमेंट होता है स्टेनलेस स्टील में, वही आपको कोरोजन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। क्रोमियम एक्चुअली में क्या करता है,
क्रोमियम ऑक्साइड बना करके एक लेयर बना लेता है मेटल के ऊपर। जैसे क्रोमियम है तो क्रोमियम ऑक्साइड का एक लेयर बना लेगा पूरा। ये ऑक्साइड लेयर क्या होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है। तो अब नेक्स्ट, अब बाहर का ऑक्सीजन इसके साथ अगर रिएक्शन करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बन गया ऑक्साइड का। ये फर्दर कोरोजन से बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील कम्स अंडर विच प्रोसेस। स्टील मेकिंग कम्स अंडर विच प्रोसेस। तो स्टील मेकिंग किसके अंदर आता है, ऑक्सीडेशन, रोस्टिंग, रिडक्शन या स्मेल्टिंग। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑक्सीडेशन। ठीक है, स्टील मेकिंग एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ना। इसको फायर रिफाइनिंग भी बोलते हैं, फायर रिफाइनिंग टेक्निक है आपका स्टील मेकिंग। ठीक है, रिडक्शन आपका होता है ब्लास्ट फर्नेस में या रिवर्बरेटरी फर्नेस में, उसी को हम स्मेल्टिंग भी बोलते हैं। स्मेल्टिंग में ही रिडक्शन होता है। और रोस्टिंग के लिए भी मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वेंशनल वे टू प्रोड्यूस्ड आयरन। तो कन्वेंशनल वे क्या है आयरन प्रोडक्शन का, जो बहुत सालों से चला आ रहा है। ब्लास्ट फर्नेस, कोक ओवन बैटरीज, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस या इंडक्शन फर्नेस। तो बहुत सिंपल आंसर है ब्लास्ट फर्नेस। सबसे कन्वीनियंट वे है अभी भी। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, पर धीरे धीरे और अल्टरनेटिव प्रोसेस आ रहा है। DRI, मिडरेक्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें आ रही है धीरे धीरे करके। ठीक है, जो उसको रिप्लेस कर रही है, बट अभी भी ब्लास्ट फर्नेस सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैकिंग फैक्टर ऑफ डायमंड क्यूबिक। डायमंड क्यूबिक का पैकिंग फैक्टर कितना होता है, 0.8, 0.34, 0.57 या 0.45। तो राइट आंसर है 0.34 इसका डायमंड क्यूबिक का पैकिंग फैक्टर होता है। नेक्स्ट है फ्लैट शीट ऑफ कार्बन इज कॉल्ड। कार्बन का जो फ्लैट शीट आता है उसको क्या नाम से जाना जाता है, हार्ड कार्बन, ग्रेफाइट, डायमंड या ग्रेफीन। तो राइट आंसर है यहाँ पे ग्रेफीन के नाम से जाना जाता है इसका जो कार्बन का शीट आता है। ठीक है, ग्रेफीन ये बहुत ज़्यादा इसका हाई स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ बहुत हाई होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। एक्चुअली में कार्बन का ही एटम है, बट देखिए सब यहाँ पे जो दिख रहा है वो सब कार्बन का ही बना हुआ है, ग्रेफाइट भी, डायमंड भी, ग्रेफीन भी, लेकिन सबकी क्वालिटी अलग है, सबका दिखता अलग है ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ अलग है। बस क्यों ऐसा है, क्योंकि सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है। एटम्स एक ही है बट स्ट्रक्चर अलग है, इसकी वजह से इतना ज़्यादा चेंजेस आता है। ठीक है, तो ग्रेफीन है ना, ये बहुत अच्छी मैकेनिकल प्रॉपर्टी, इस पर अभी भी मतलब रिसर्च चल रहा है। हो सकता है भविष्य में हमको देखने को और मिले, ये सब बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमंड पिरामिड इंडेंटर इज़ यूज्ड इन। तो डायमंड पिरामिड इंडेंटर कहाँ पे यूज़ होता है, कौन से टेस्ट में यूज़ करते हैं, रॉकवेल में, ब्रिनल में, विकर्स में या स्क्लेरोस्कोप में, है ना। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पे विकर्स। ठीक है, विकर्स में हम डायमंड पिरामिड इंडेंटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, पिरामिड इंडेंटर का, ये सब के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना भी रखा है, टेस्टिंग ऑफ मटेरियल करके, पूरा हार्डनेस टेस्टिंग का। नेक्स्ट वीडियो है आफ्टर कोल्ड वर्किंग कार्बन कंटेंट इंक्रीजेज बाई। अच्छा, ये क्वेश्चन एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था कि दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने वही पूछ रहा कि कोल्ड वर्किंग के बाद कार्बन कंटेंट कैसे इंक्रीज़ होता है। तो एक्चुअली में तो किसी भी मेथड से तो कार्बन कंटेंट इंक्रीज़ नहीं होगा, होना है तो कार्बोराइजिंग से ही हो पाएगा, क्योंकि कार्बन इंक्रीज़ करना मतलब आपको कार्बन ऐड करना पड़ेगा अलग से, तो उसके लिए आपको कार्बोराइजिंग करना पड़ेगा, बट ये ऑप्शन में नहीं है। तो हो सकता है अगर आप लोगों को पता हो एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्डेस्ट फेज आउट ऑफ दिस। तो सबसे हार्ड फेज कौन सा है इसमें से, सीमेंटाइट है, मार्टेनसाइट है, फेराइट है या ऑस्टेनाइट है। तो राइट आंसर यहाँ पे सीमेंटाइट है ना, सबसे ज़्यादा हार्ड होता है सीमेंटाइट, Fe3C। ये मार्टेनसाइट से भी ज़्यादा हार्ड है। ठीक है, अगर सिंगल सीमेंटाइट है तब, लेकिन अगर ये लेयर है, मिक्सचर है, मतलब पार्लाइट है, पार्लाइट इज ए मिक्सचर ऑफ फेराइट एंड सीमेंटाइट, तो अगर इसका कंपेयर करोगे मार्टेनसाइट से तब मार्टेनसाइट ज़्यादा हार्ड है, बट केवल सीमेंटाइट से कंपेयर करोगे मार्टेनसाइट का तो सीमेंटाइट ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्फेरोडाइजिंग इफेक्ट। तो स्फेरोडाइजिंग जब करते हैं, ये जनरली हाई कार्बन स्टील के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ये क्या इफेक्ट करता है, इंप्रूव मशीनेबिलिटी एंड इंप्रूव डक्टिलिटी नो कार्बन स्टील, इंप्रूव मशीनेबिलिटी एंड रिड्यूस डक्टिलिटी इन मीडियम कार्बन स्टील, इंप्रूव मशीनेबिलिटी एंड इंप्रूव डक्टिलिटी इन प्लेन कार्बन स्टील या इंप्रूव मशीनेबिलिटी एंड इंप्रूव डक्टिलिटी इन हाई कार्बन स्टील। तो राइट आंसर यहाँ पे डी होगा, इंप्रूव मशीनेबिलिटी एंड इंप्रूव डक्टिलिटी इन हाई कार्बन स्टील। ठीक है, तो ये एक हीट ट्रीटमेंट है, स्फेरोडाइजिंग हीट ट्रीटमेंट होता है जब हाई टेम्परेचर में हम गर्म करते हैं हाई कार्बन स्टील को, तो जो सीमेंटाइट स्ट्रक्चर है ना वो वहाँ से कार्बन निकल के स्फेयर बना लगता है ऐसा। ठीक है, ग्रेफाइट वगैरह का, तो इससे मशीनेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, डक्टिलिटी भी इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि सीमेंटाइट से कार्बन निकल के आपका ग्रेफाइट बना रहा है, तो सीमेंटाइट बहुत हार्ड होता है और ब्रिटल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इससे मशीनेबिलिटी बढ़ जाती है स्फेरोडाइजिंग करने से। ठीक है, अब बाकी का क्यों नहीं होता है,
मीडियम और लो कार्बन का, क्योंकि इसमें कार्बन कंटेंट बहुत कम होता है। ठीक है, तो इस जो ग्रेफाइट का जो स्फेरिकल शेप बन नहीं सकता है, क्योंकि कार्बन पहले से कम है बहुत, इसलिए केवल हाई कार्बन स्टील के लिए अप्लाई होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सैंड कास्टिंग सैंड पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर बाय विच प्रॉपर्टी। तो सैंड कास्टिंग के समय जो सैंड पार्टिकल है आपस में जो अट्रैक्ट होते हैं, आपस में जो चिपकते हैं, वो किस प्रॉपर्टी के कारण होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी, कोहेसिवनेस, परमेबिलिटी या एडेसिवनेस। तो राइट आंसर है यहाँ पे होगा कोहेसिवनेस। ठीक है, मतलब सैंड पार्टिकल जो आपस में चिपकते हैं, आपस में अट्रैक्ट होते हैं, उसको बोलते हैं कोहेसिवनेस, कि कितना कोहेसिवनेस है। एक होता है एडेसिवनेस। एडेसिवनेस मतलब आपका सैंड पार्टिकल बाकी मोल्ड के सरफेस से या बाइंडर से कैसे अच्छे से चिपकता है, अच्छे से बॉन्ड बनाता है, उसको बोलते हैं एडेसिवनेस। मतलब सैंड किसी और से कितना अच्छे से बॉन्ड बना रहा है, उसको एडेसिवनेस, और सैंड आपस में कितना अच्छे से जुड़ रहा है, उसको बोलते हैं कोहेसिवनेस। ठीक है, नेक्स्ट है शेप मेमोरी अलॉय इज़। तो शेप मेमोरी अलॉय क्या अलॉय होता है? निकल अलॉय, टाइटेनियम अलॉय, लेड अलॉय या टीन अलॉय। तो राइट आंसर है यहाँ पे निकल अलॉय। ठीक है, शेप मेमोरी अलॉय एक्चुअली में निकल और टाइटेनियम का अलॉय होता है ना। इसका ये क्वालिटी होता है कि ये अपने शेप को रिगेन कर लेता है। जैसे मान के चलिए ये शेप मैंने दिया ऐसे स्ट्रेट लाइन, मतलब ये ऐसे स्ट्रेट तार है मान के चलो, अब इसको मैं ऐसे मोड़ दूंगा ऐसे। ठीक है, तो कुछ समय बाद क्या होगा, ये अपने शेप में वापस आ जाएगा, ऐसे सीधा हो जाएगा। ठीक है, वापस कब आएगा? कुछ टेम्परेचर होता है, कुछ टेम्परेचर आप दोगे, जैसे ये आपने इसको मोड़ दिया और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर कुछ होता है, अगर वो टेम्परेचर इसको मिलता है तो वापस से अपना शेप में वापस आ जाता है। मतलब शेप को याद रखता है अपने शेप को, इसको शेप मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होता है, मेडिकल में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होता है। देखोगे कि दांत को कई बार वो करने के लिए, है ना, दांत को पास रखने के लिए जो तार लगाया जाता है ना, एक तरह से वो शेप मेमोरी अलॉय ही होता है ना। ये जनरली फेस ट्रांसफॉर्मेशन के बेस पे काम करता है। मतलब जैसे ये मैंने किसी चीज़ को ऐसे मोड़ के रख दिया, अब वापस से इसका ओरिजिनल शेप आपका स्ट्रेट था, लेकिन मैंने मोड़ के रख दिया, है ना, तो इसका जब इसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मिलता है ना, तो इसमें फेस ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो जब इसमें फेस ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, तो वापस से ये बन जाता है स्ट्रेट लाइन। तो ये एक्चुअली में टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि उसको वो टेम्परेचर मिलना चाहिए, तब जाके वो वापस से अपना ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेता है। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी डील्स विथ। तो एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी किसके साथ डील्स करता है? ऑप्शन ए है पायरो, हाइड्रो एंड इलेक्ट्रोमेटलर्जी, बी है ओनली पायरोमेटलर्जी, सी है ओनली हाइड्रोमेटलर्जी, डी है ओनली इलेक्ट्रोमेटलर्जी। तो राइट आंसर है बहुत सिंपल है, ए है ना। एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी में तीनों आता है, पायरो, हाइड्रो और इलेक्ट्रोमेटलर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर मार्किंग ऑब्जर्व इन। तो रिवर मार्किंग किस में ऑब्जर्व किया जाता है, किस में देखा जाता है? फटिक फ्रैक्चर में, क्रीप फ्रैक्चर में, डक्टाइल फ्रैक्चर में या ट्रांसग्रेनुलर फ्रैक्चर में। तो राइट आंसर है यहाँ पे फटिक फ्रैक्चर में। ठीक है, जब फटिक फ्रैक्चर होता है ना, तो जब उसके सरफेस को देखा जाता है, जैसे मान लीजिए फटिक फ्रैक्चर वाला सरफेस है, तो इसके एक जगह पे ऐसे ऐसे मार्किंग होता है, ऐसे, इसको ही बोलते हैं रिवर मार्किंग। ठीक है, ये क्यों होता है? फटिक एक्चुअली में फटिक फ्रैक्चर क्यों होता है? जब फटिक लोड लगाते हैं, जब हम साइक्लिक लोड अप्लाई करते हैं किसी मेटल पे, है ना, तो साइक्लिक लोड के कारण ये आपस में क्या होता है, ऐसे दो सरफेस क्या हो रहा है, आपस में फ्रिक्शन हो रहा है एक तरह से साइक्लिक लोड के कारण, तो ऐसे एक मार्क बनता है। ठीक है, ये मार्क बनता है, मतलब यहाँ तक मार्क बनता है, उसके बाद इधर ये पूरा फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये फटिक फ्रैक्चर में ही पॉसिबल है रिवर मार्किंग बनना। ये जब फ्रैक्चरोग्राफी किया जाता है ना, जब पता लगाया जाता है कि फेलियर का रीज़न क्या रहा होगा, तो उसको देखते हैं मार्किंग को। अगर रिवर मार्किंग आ रहा है मतलब वो फटिक फ्रैक्चर के कारण मेटल जो है वो फेल हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन लेटिस पैरामीटर एंड एटम रेडियस इन एफसीसी। तो एफसीसी में जो लेटिस पैरामीटर ए है और एटॉमिक रेडियस आर है, इसके बीच क्या रिलेशन है? ठीक है, ऑप्शन है ए इज इक्वल टू 4r/√2, बी है ए इज इक्वल टू 2r/√2, सी है ए इज इक्वल टू 4r/√3 या डी है ए इज इक्वल टू 3r/√2। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ए 4r/√2। ठीक है, इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, आप लोग देख सकते हो, क्रिस्टल स्ट्रक्चर नाम से मैंने बना रखा है। उसमें मैंने पूरा क्रिस्टल का वो बताया है, पैकिंग एफिशिएंसी हम कैसे निकालते हैं, तो उसमें मैंने इसको समझाया है, आप लोग देख सकते हो पूरा उसको। क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए 2 वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम इन वॉन माइसिस क्राइटेरिया। ऑप्शन है 5, 6, 9 या 21। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा 5। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम कितना होता है, इसमें 5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू ब्रिटलनेस इन स्टील अकर्स एट टेम्परेचर। तो स्टील के अंदर जो ब्लू ब्रिटलनेस होता है वो किस टेम्परेचर रेंज में होता है? फ़ारेनहाइट में बताना है, फ़ारेनहाइट के टर्म में। 200 to 300 फ़ारेनहाइट, 1000 to 1070 फ़ारेनहाइट, 1200 to 1300 फ़ारेनहाइट या 400 to 600 फ़ारेनहाइट।
तो राइट आंसर है यहाँ पे 400 to 600 फ़ारेनहाइट में आपका होता है ब्लू ब्रिटलनेस। ठीक है, इसको आप डिग्री में कन्वर्ट कर लेना। ये एक्चुअल में होता क्या है ब्लू ब्रिटलनेस, ये एक्चुअली में जब हम टेम्परिंग करते हैं ना, तो जब टेम्परिंग करते हैं पर्टिकुलर किसी टेम्परेचर पे, तो मटेरियल क्या हो जाता है उस टेम्परेचर में जा करके मतलब ब्रिटल हो जाता है, तो स्ट्रेंथ उसका बहुत बढ़ जाता है, डक्टिलिटी बहुत घट जाती है। या आप बोल सकते हो कि डक्टाइल टू ब्रिटल ट्रांजिशन टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज होता है जब हम टेम्परिंग करते हैं उस समय, तो उस समय जब उस रेंज में चला जाता है, जैसे 400 से 600 फ़ारेनहाइट वो टेम्परेचर रेंज है, तो उसमें अगर आप टेम्परिंग करोगे, ठीक है, तो उसमें वो मटेरियल क्या हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा। इसी को बोलते हैं ब्लू ब्रिटलनेस। ठीक है, उसमें क्या होता है इस टेम्परेचर रेंज में ना ब्लू कलर का एक सरफेस, मेटल के सरफेस में एक ब्लू कलर का लेयर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और मेटल बहुत ही ब्रिटल हो जाता है, स्ट्रेंथ बढ़ जाता है बट ये ब्रिटल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉसिंजर इफेक्ट ऑब्जर्व इन विच मटेरियल। तो कौन से मटेरियल में बॉसिंजर इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाता है, पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल, एमॉर्फस मटेरियल, सिरेमिक या सिंगल क्रिस्टल। एक्चुअली मैं इसको सिंगल क्रिस्टल लिखने वाला था, सिंगल क्रिस्टल। ठीक है, तो देखो राइट आंसर यहाँ पे होगा पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल। पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल में बॉसिंजर इफेक्ट होता है। अब मैं बता देता हूँ ये एक्चुअली में क्या होता है बॉसिंजर इफेक्ट। ये ऐसा होता है कि अगर आप किसी मेटल को मैं टेंसाइल लोड देते हो, टेंसाइल लोड देके इसका आप डिफॉर्मेशन कर दिया, मान लीजिए मैंने इसको टेंसाइल लोड दिया और मैंने ऐसे डिफॉर्म कर दिया। अब मैं जब इसमें कंप्रेसिव लोड दूंगा ना, तो कंप्रेशन बहुत आसानी से हो जाएगा, मतलब इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ घट जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं बॉसिंजर इफेक्ट। मतलब जब आप किसी मटेरियल को टेंसाइल लोड देके शेप चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो जब आप उसमें कंप्रेसिव लोड लगाओगे ना, तो कम लोड में वो डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यही होता है बॉसिंजर इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूरी टेम्परेचर ऑफ आयरन इज़। तो आयरन का क्यूरी टेम्परेचर कितना होता है, केल्विन के रिस्पेक्ट में बताना है। 996, 1043, 1147 या 770। तो राइट आंसर है यहाँ पे 1043 केल्विन। डिग्री सेल्सियस में होता है आपका 770 डिग्री सेल्सियस, 770 डिग्री सेल्सियस। जब इसमें 273 जोड़ोगे तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो ये आपको इतना ही आएगा 1043 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस यूज्ड फॉर बॉटम पर्जिंग इन स्टील मेकिंग। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग भी हो सकता है, ठीक है, बट मुझे जैसे जानकारी मिली है ये है कि स्टील मेकिंग के में बॉटम पर्जिंग जब करते हैं तो कौन सा गैस इस्तेमाल करते हैं बॉटम पर्जिंग के लिए स्टील मेकिंग के टाइम पे, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आर्गन या ऑक्सीजन। तो राइट आंसर यहाँ पे आर्गन पर्जिंग करते हैं जनरली स्टील मेकिंग के समय, ताकि स्टीयरिंग हो सके, है ना, बात को स्टीयर करने के लिए आर्गन पर्जिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेज ऑब्टेन्ड बिलो नोज ऑफ द ट्रिपल टी कर्व। ट्रिपल टी कर्व के नोज के नीचे कौन सा फेज हमको मिलता है, मार्टेनसाइट, पारलाइट, बैनाइट या ऑस्टेनाइट। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा बैनाइट। ठीक है, ट्रिपल टी कर्व आपको इस तरह से बनता है, ये नोज ऑफ द कर्व है, ये वाले एरिया को नोज बोलते हैं। तो नोज के ऊपर पारलाइट होता है, इसके नीचे बैनाइट होता है, और यहाँ पे बहुत नीचे जाओगे तो इधर मार्टेनसाइट मिलता है। ठीक है, इसको मैंने पूरा बहुत ही डिटेल से वीडियो बनाया है, ट्रिपल टी कर्व कैसे बनता है, इसका यूज़ क्या है, तो हीट ट्रीटमेंट से रिलेटेड पूरा वीडियो बनाया है, आप देख सकते हो। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, इन कोल्ड वर्किंग स्ट्रेंथ इज़ इंक्रीज्ड बाय विच मैकेनिज्म, है ना। अब ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली मुझे मिला नहीं, बट मैंने इसको बनाया है। ठीक है, आप लोग बताना है क्वेश्चन एग्जैक्ट यही है कि नहीं है। तो जब कोल्ड वर्किंग करते हैं तो स्ट्रेंथ जो बढ़ता है वो कौन से मैकेनिज्म से बढ़ता है, ग्रेन बाउंड्री स्ट्रेंथनिंग से, स्ट्रेन हार्डनिंग से, टेम्परिंग से, या नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा स्ट्रेन हार्डनिंग, है ना। एक्चुअल में कोल्ड वर्किंग जब हम करते हैं ना, कोल्ड वर्किंग को हम बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। जब किसी मेटल का स्ट्रेंथ अगर आपको बढ़ाना है तो आप उसका कोल्ड वर्किंग कर दो। ठीक है, कोल्ड वर्किंग से क्या होता है ना, इंटरनल स्ट्रेसेस बढ़ जाते हैं, अमाउंट ऑफ डिसलोकेशन बढ़ जाता है। तो डिसलोकेशन आपस में ही एक दूसरे को रोकते हैं मूव करने से, है ना। तो डिसलोकेशन मूवमेंट रुक जाता है, मतलब मेटल की स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा गया था जिसका मुझे एग्जैक्टली ऑप्शन मिला नहीं, और है ना, तो मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया। वो है ये चेल पैड करके एक है, इस तरह के साथ CHALPAD, है ना। तो ये एक्चुअली मैं थोड़ा बहुत मैंने कैलकुलेट किया, तो ये एक्चुअली में ये एक बोल सकते हो एक ऑर्गेनाइजेशन है या रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये लोग क्या करते हैं, फेज डायग्राम बनाते हैं बाय कैलकुलेशन, मतलब विदाउट एक्सपेरिमेंट फेज डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये जैसे कि नहीं, एक्चुअली में H नहीं आएगा शायद, ये CAL मतलब होता है कैलकुलेशन, और ये PAH ऐसा कुछ है, इसका मतलब होता है फेज डायग्राम। ठीक है, तो लोग फेज डायग्राम बनाते हैं बाय कैलकुलेशन, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन वगैरह का नाम है। एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे मिला नहीं तो मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन पिछले इसको बर्नपुर में भी पूछा गया था और अभी भी पूछा गया है। ओके, तो ये था पूरा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, और कुछ डाउट है तो आप भी कमेंट कर सकते हो। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।